एम होपिंग यू ऑल आर गुड एंड फाइन। सो एक बार फिर से आप सभी के लिए लेके आया हूं मैं चैप्टर नंबर 11 यूनिट नंबर 11 ऑफ द बीआरबीएल मैकमिलन समरी। आज का सेशन में भी 20 मिनट्स के अंदर में हम पूरा चैप्टर यहां पे रिवाइज कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ सो मेनी फ्लो चार्ट। जैसे आपको पता ही है बहुत सारे फ्लो चार्ट्स के थ्रू मैं पूरा का पूरा ये आपका मैकमिलन सीरीज करवा रहा हूं, जिसमें यूनिट नंबर 11 आज के सेशन में हम करेंगे। तो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और यहां पे अपना फीडबैक और कमेंट भी जरूर बताइएगा सेशन कैसा रहा आपका। एंड अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो लाइक करना ना भूले, और पेड क्लास पे देख रहे हो तो डायमंड श्योर क्लिक अपॉन द थम्स अप बटन एंड गिव यू द valuable rating. So without wasting any more further time, we are starting the chapter number 11, that is your Payment and Settlement System Act 2007 की समरी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सेशन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स। 20 मिनट्स के अंदर में हम पूरा का पूरा चैप्टर यहां पर रिवाइज कर लेंगे। सो लेक्चर नंबर 11 चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं यहां पे मैकमिलन की समरी। तो अगर सेशन में आगे बढ़ने से पहले कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू बी आस्क मी इन द चैट बॉक्स। डेफिनेटली आपके सारे डाउट्स यहां पर रिजॉल्व होंगे। नेक्स्ट, अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट क्यों आया, तो जैसे आप कोई भी गुड्स किसी भी थर्ड पार्टी वेंडर से आप खरीदते हो, ऑनलाइन खरीदते हो, तो वहां पे जब आप पेमेंट्स यहां पे करते हो ना, तो पेमेंट जो ऑनलाइन करते हो तो वो किसके थ्रू करते हो? वो पेमेंट पार्टिसिपेंट्स के थ्रू करते हो। जैसे आप लोगों ने इस कोर्स में सीआईबी के किसी भी कोर्स में आपने इनरोल किया होगा ऑलीबोर्ड के प्लेटफॉर्म से, तो आपने भी पेमेंट किया होगा रोजर पेमेंट से, आपने यहां पे पेमेंट किया होगा। तो जब वो रोजर पेमेंट अपीयर होता है तो वो आपका पेमेंट पार्टिसिपेंट ही तो है। अब इस टाइप के बिजनेस करने के लिए यहां पे आपको ऑथराइजेशन लेनी पड़ती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। सो अगर मैं आपको एक इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, तो अगर आप बीइंग एन कंज्यूमर अगर कोई भी गुड्स यहां पे बाय करते हो तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक पेमेंट पे करनी पड़ती है। अब ये जो स्पेसिफिक पेमेंट है, इसकी सेटलिंग हो गया या यहां पे जो भी आपका प्लेटफॉर्म हो गया जो इस टाइप के बिजनेस में सेटल कराती है पेमेंट, क्योंकि जब एक पर्सन पेमेंट कर रहा है तो वो क्या इंश्योर करना कि उसी सप्लायर के पास पेमेंट जाए, ये काम किसका है? ये पेमेंट पार्टिसिपेंट का ही काम है। और इस टाइप के बिजनेस करने के लिए वो स्पेसिफिक यहां पे ऑथराइजेशन लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, और ये ऑथराइजेशन लेने के लिए अलग अलग कंडीशंस यहां पे माननी पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर मैं आपको यहां पे बताऊं तो इस पर्टिकुलर यहां पे इलेक्ट्रॉनिक फंड अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो, यहां पे आपके लिए सिस्टम जो प्रोवाइडर है जिसके थ्रू आप यहां पे पेमेंट कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि वही एक पर्सन ऐसा है जो कि अश्योर करता है कि पेमेंट वन पर्सन से दूसरे पर्सन के अकाउंट में इफेक्टिवली हो, अकाउंट प्रॉपर सेटल्ड हो। तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में सिस्टम प्रोवाइडर आते हैं और उसके थ्रू यहां पे हमारे पास सिस्टम्स प्रोवाइड करने वाले सिस्टम पार्टिसिपेंट होते हैं। ये आपके यहां पे जो सिस्टम प्रोवाइडर्स हो गए वो ऑपरेट करते हैं यहां पे सिस्टम में, जैसे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, कार्ड पेइंग नेटवर्क हो गया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और जब भी आप पैसे को ट्रांसफर करते हो, जैसे रोजर पे हो गया आपका, तो जब ट्रांसफर करते हो तो जो भी पार्टी ट्रांसफर कर रहा है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में वो सिस्टम पार्टिसिपेंट हो गया, और इसके लिए वो कंपनी से क्या लेता है, जिस भी सप्लायर होते हैं वो सप्लायर से एक स्पेसिफिक कमीशंस भी यहां पे लेता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। अब सारे पेमेंट सिस्टम यहां पे जितने भी पेमेंट पार्टिसिपेंट है वो अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं, ये कौन अश्योर करेगा? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अश्योर करती है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द जनरल सुपरिटेंडेंस एंड रेगुलेशन ऑफ पेमेंट पार्टिसिपेंट वो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड के थ्रू अपने पावर को एक्सरसाइज करती है। तो इसके कॉम्पोजिशन पे क्वेश्चन बनता है, तो दैट्स बाय द रीजन ये आपके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसको भी फ्लो चार्ट्स में करेंगे, तो इसमें जो गवर्नर होगा वो गवर्नर यहां पे क्या होगा, चेयरपर्सन होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो डिप्टी गवर्नर होगा वो डिप्टी गवर्नर यहां पे क्या होगा आपका, यहां पे इंचार्ज होगा, इंचार्ज इन द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, और वो यहां पे क्या माना जाएगा, एज अ मेंबर माना जाएगा। तो चेयरपर्सन कौन रहेगा, गवर्नर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर है वो हमारे पास क्या होगा, चेयरपर्सन होगा। जो आपका यहां पे इंचार्ज है पेमेंट एंड सेटलमेंट का, जो इंचार्ज होगा वो कौन होगा, डिप्टी गवर्नर होगा, और यहां पे वो मेंबर होगा। एक ऐसे ऑफिसर होंगे जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नॉमिनेटेड किए जाएंगे थ्रू दी सेंट्रल बोर्ड। तो सेंट्रल बोर्ड यहां पे क्या करेगी, नॉमिनेट करेगी एक ऑफिसर को, और वो भी हमारे पास क्या होंगे, मेंबर्स होंगे। और 3 ऐसे पर्सन होंगे जो कि नॉमिनेट करेंगे कौन, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो भी मेंबर होंगे। तो एक बार फिर से रिवाइज करवा दो सर, गवर्नर यहां पे क्या होगा, आपका चेयरपर्सन होगा। वाइस चेयरपर्सन हमारे पास कौन है, या फिर इंचार्ज आप पेमेंट सेटलमेंट को वो आपका डिप्टी गवर्नर हो गया। एक ऐसा ऑफिसर होगा जो कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल बोर्ड अपॉइंट करेगा, और 3 ऐसे पर्सन होंगे जो कौन अपॉइंट करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आपका होता है पेमेंट एंड सेटलमेंट रेगुलेटरी बोर्ड, जो कि जनरल सुपरिटेंडेंट्स और यहां पे डायरेक्शन देता है किसको, जितने भी पेमेंट पार्टिसिपेंट है उसको। समझ में आया? चलिए
नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जैसे मैंने आपको बताया इनको ऑथराइजेशन लेनी पड़ती है। सेक्शन 4 के अंदर में इनको सबसे पहले इस टाइप के बिजनेस करने के लिए, एक पर्सन के दूसरे पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए और अपने पेमेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू यहां पे पेमेंट्स को सेटल करने के लिए, कोई भी ऐसा पर्सन जो अपना इस टाइप की बिजनेस करना चाहता है तो उसे पेमेंट पार्टिसिपेंट कहते हैं, उनको सबसे पहले ऑथराइजेशन लेनी पड़ती है एज पर सेक्शन 4 फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारे पास क्या हो गया, सेक्शन 4 यहां पे एक्ट का क्या कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ के अगर कोई भी पर्सन यहां पे पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है तो सबसे पहले उसको क्या लेना पड़ेगा, ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। बिना कोई ऑथराइजेशन के वो ऑपरेट नहीं कर सकता है। और साथ में सर अगर ये जो एक्ट आया, ये एक्ट आपका कब आया था, 2007 में आया था, लेकिन उससे पहले भी तो हमारे पास यहां पे पेमेंट सिस्टम ऑपरेट्स होते थे, तो उन सभी पेमेंट पार्टिसिपेंट के लिए क्या ये रूल्स रेगुलेशन नहीं थे, क्या उनको कोई सर ऑथराइजेशन लेने की रिक्वायरमेंट थी कि नहीं? देखिए अगर कोई भी पेमेंट पार्टिसिपेंट जो 2007 से पहले 2007 से पहले ऑपरेट कर रहे थे ना, उनको भी ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा अगले 6 महीने के अंदर में, जिस दिन से ये एक्ट आपका कम इनटू इनफोर्स में आया। तो जितने भी कंटिन्यूड ऑपरेशंस थे, आपके एग्जिस्टिंग पेमेंट सिस्टम थे, उनको 6 महीने के अंदर में ऑथराइजेशन लेना जरूरी था जब से ये एक्ट आपका क्या हुआ, कमेंसमेंट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉपिक अपील अगेंस्ट द रेवोकेशन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऑथराइजेशन है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहां पे देती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहां पे ऑथराइजेशन देती है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑथराइजेशन जब तब देती है जब आप कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को फॉलो कर रहे हो, आपके पास टेक्निकल स्टैंडर्ड्स है, आपके पास प्रोफेशनल डायरेक्टर्स है, आपके पास प्लेटफॉर्म अच्छा है जो कि इस प्लेटफॉर्म को यूज करके पेमेंट इफेक्टिवली ट्रांसफर हो, आप यहां पे इंटरनेट फैसिलिटीज सही से ऑपरेट कर रहे हो, आपका इंटरनल कंट्रोल सही है, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपोजिशन सही है, आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सही है, ये सारी चीजें देखने के बाद यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑथराइजेशन देती है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑथराइजेशन देना इट्स अ सोल डिक्लेरेशन होता है, सोल डिस्क्रिप्शन होता है। कहीं पे भी उनको लगा कि पब्लिक इंटरेस्ट ब्रीच हो रहा तो आपको ऑथराइजेशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एक पर्सन का दूसरे पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफर करना, तो पेमेंट जो पार्टिसिपेंट हो गया ना उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहां पे रेवोकेशन भी हो सकता है, लेकिन अगर रेवोकेशन हुआ, यस अगर रेवोकेशन हुआ तो इस रेवोकेशन में मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस पर्टिकुलर सिनेरियो पे आप अपील कर सकते हो। किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आप अपील कर सकते हो। तो सुनिएगा, अगर कोई भी पर्सन यहां पे एग्रीव्ड है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या कर सकता है, अपील कर सकता है अगेंस्ट द रेवोकेशन ऑफ ऑथराइजेशन विद इन 30 डेज। तो 30 डेज के अंदर में वो यहां पे क्या कर सकता है, ऑथराइजेशन के अगेंस्ट में अपना अपील कर सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बताऊं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है आपका, वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे अपील को डिस्पोज ऑफ कर देगा 3 महीने के अंदर में। तो आपने 30 दिन के अंदर में सबसे पहले आपने अपील की, और अपील के 30 दिन के अंदर में आपका यहां पे जो डिसीजन आएगा वो फुल एंड फाइनल डिसीजन आएगा, अगले 3 महीने के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्पोज ऑफ कर देगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि यस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पे गलती से यहां पे रेवोकेशन कर दिया, या फिर यहां पे डिजर्व करते तो वो पेमेंट पार्टिसिपेंट बस ऑथराइजेशन नहीं दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना डिसीजन कम्युनिकेट करेगी, और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन होगा फुल एंड फाइनल होगा। इसके अगेंस्ट में आप कोई भी क्या नहीं कर सकते हो, अपील नहीं कर सकते। समझिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, नेक्स्ट हमारे पास आता है रेगुलेशन एंड सुपरविजन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रेगुलेशन और सुपरविजन की अगर मैं बात करूं तो रेगुलेशन और सुपरविजन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कुछ यहां पे पावर दी गई है फॉर द रेगुलेटिंग एंड फॉर द सुपरवाइजिंग और पेमेंट पार्टिसिपेंट। तो हमारे पास कुछ पावर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दी गई है। वो क्या हमारे पास पावर है, तो सबसे पहला आता है सेक्शन 11। सेक्शन 11 क्या कहता है, सेक्शन 11 कहता है कि अगर यहां पे आप अपने सिस्टम को चेंज करना चाहते हो, पहले आपका जो सिस्टम था वो सिस्टम जो आपका पेमेंट सिस्टम था उसको आप चेंज कर रहे हो, कोई भी चेंजेस कर रहे हो, आप उसके एल्गोरिथम में चेंजेस कर रहे हो, कुछ भी चेंजेस करो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज करने से पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा किससे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और साथ में ही आपने जैसे ही अप्रूवल ले लिया, जो भी आपके सिस्टम प्रोवाइडर हैं, जो भी आपको सिस्टम प्रोवाइड करे, आप एक पेमेंट पार्टिसिपेंट हो और जैसे आप पेमेंट कर रहे थे यहां पे, तो जो भी आपका रोजर पे वाला पेमेंट पार्टिसिपेंट आया, जो भी आपके पास अपीयरेंस आया, तो वो जो सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, सिस्टम प्रोवाइडर को भी नोटिफाई करना पड़ेगा कि हम अपना सिस्टम क्या कर रहे हैं, यहां पे चेंज कर रहे हैं विद इन 30 डेज। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्जेक्शन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस चीज से कुछ भी ऑब्जेक्शन हुई तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में वो क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। किन्हें कम्युनिकेट करेंगे? यहां पे सिस्टम प्रोवाइडर को कम्युनिकेट करेंगे, सिस्टम पार्टिसिपेंट को कम्युनिकेट करेंगे 2 हफ्तों के अंदर में, जैसे उनको इंटीमेशन आए। ठीक है,
तो जैसे इंटीमेशन आया चेंजेस का, अगर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन हुआ तो 2 हफ्ते के अंदर में वो आपको कम्युनिकेट कर देंगे और उसके बाद आपको उनके ऑब्जेक्शन का रिप्लाई भी देना है एंड उसके बाद ही आपका सिस्टम में जो चेंज आपने किया है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कुछ अदर पावर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें हमारे पास क्या आता है सेक्शन 12। सेक्शन 12 क्या कहता है? सेक्शन 12 कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहां पे कॉल कर सकती है। क्या कॉल कर सकती है? किसी भी सिस्टम प्रोवाइडर को कोई भी रिटर्न्स या कोई भी डॉक्यूमेंट्स मंगवाने के लिए बोल सकती है कि आप मुझे ये रिटर्न्स दो, आपने कितने कितने पेमेंट सेटल किए, कितने पेमेंट सेटलमेंट अभी नहीं हुए हैं, डेली बेसिस पे कितना आप कमीशन चार्ज कर रहे हो, कितने ट्रांजैक्शन आपके सिस्टम प्रोवाइडर यहां पे प्रोवाइड कर अपने सिस्टम्स के थ्रू। तो ईच एंड एवरीथिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सेक्शन 12 पावर देती है कि आप मंगवा सकते हो। सेक्शन 13 आपका यहां पे क्या कहता है? सेक्शन 13 की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 13 यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास राइट है कि वो एक्सेस कर सकता है कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन इनके पास पूरी पावर दी गई है। आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि हमारे ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हम नहीं देंगे, आपको पीरियोडिकली एक रिटर्न्स भी फाइल करनी पड़ेगी और सारी सिस्टम का जितने भी इंफॉर्मेशन है आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और सुनिए सेक्शन 14 भी आपका इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 14 क्या कहता है? कोई भी ऑफिसर है ना, कोई भी ऑफिसर किसी भी प्रेमाइसेस ऑफ पेमेंट सिस्टम के एंटर कर सकती है और साथ में इंस्पेक्शन भी कर सकती है उनके सारे इक्विपमेंट का। तो ये भी स्पेसिफिक पावर किसको दी गई है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यहां पे दी गई है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट कुछ यहां पे पावर दी गई है फॉर इश्यू द डायरेक्शंस। क्या पावर है वो हमारे पास? सबसे पहला हमारे पास है सेक्शन 17। सेक्शन 17 कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह लगता है कि किसी भी पेमेंट पार्टिसिपेंट के या सिस्टम प्रोवाइडर के पास सिस्टमैटिक रिस्क इंक्रीज हो रहा है। सर व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क? सिस्टमैटिक रिस्क एक ऐसा रिस्क होता है जो कि कंट्रोलेबल नहीं होता है, जैसे पॉलिटिकल इंटरफेयर हो गया या हमारे पास कोई क्लाइमेटिक यहां पे हो गया, क्लाइमेटिक डिसऑर्डर हो गया, या कोई भी आउटसाइडर के कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण कुछ भी यहां पे अपीयर हो रहा है जिससे रिस्क राइज हो सकता है। तो यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी सिस्टम पार्टिसिपेंट को रिटर्न में डायरेक्शन दे सकती है और ये डायरेक्शन उस पर्टिकुलर यहां पे पेमेंट पार्टिसिपेंट के ऊपर बाइंडिंग होगा, स्टैट्यूटरी होगा, वो इसे यहां पे इग्नोर नहीं कर सकते, उन्हें कंपलसरी वे में फॉलो करना ही पड़ना पड़ेगा। तो हमारे पास ये पॉइंट क्या कहता है? ये पॉइंट आपका कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू कर सकती है राइटिंग में डायरेक्शन अगर कोई भी सिस्टमैटिक रिस्क यहां पे इंक्रीज हो रहा है। और यहां पे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन 18। सेक्शन 18 यहां पे कह सकती है कि पॉलिसीज बना सकती है। कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जनरली यहां पे पॉलिसी बना सकती है सभी पेमेंट पार्टिसिपेंट के लिए। सर कैसी पॉलिसी होती है कि इंडिविजुअल अगर कोई पेमेंट कर रहा है तो उसके लिए अलग पॉलिसी होगी, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन, उसके लिए उनका जो भी ऑथेंटिकेशन है वो अलग तरीके से होगा, अगर कंपनी कर रही है तो अलग तरीके से होगा। ईच एंड एवरीथिंग जो पेमेंट पार्टिसिपेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है और पेमेंट्स वो स्मूथ ट्रांजैक्शन ऑफ पेमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड सेक्शन 18 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर देती है कि आप उससे रिलेटेड पॉलिसीज बना सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका क्या आता है? सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है सेक्शन 38। सेक्शन 38 क्या कहता है? सेक्शन 38 कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई रूल्स रेगुलेशंस भी बना सकती है। रूल्स रेगुलेशन आपको कब यहां पर रिटर्न फाइल करनी है, कितने टाइम पीरियड पे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना है, कब उसकी यहां पे एनुअल ऑडिट करवाना है, इंस्पेक्शन करवाना है, उसके लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की जो पावर दी गई है वो सेक्शन 38 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दी गई है। और सुनिए ऐसे नहीं, अगर कोई रूल्स रेगुलेशन बनती है, वो रूल्स रेगुलेशंस बनती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी और सेंट्रल गवर्नमेंट उसे हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेगी 30 डेज के अंदर में। हमारे पास क्या कहते हैं कि जितने भी रेगुलेशन यहां पे बनाए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, वो किसको फॉरवर्ड करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कंपल्सरी पावर है कि वो बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में आपका लोकसभा आता है और आपका राज्यसभा आता है, ये दोनों सभा के पास क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है कि एवरी पर्सन जिसको भी डायरेक्शन यहां पे दिया गया है उसको डायरेक्शन कंप्लाई करना पड़ेगा विदाउट एनी डिले। यानी आप डिले नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि आपको कोई डायरेक्शन दिया है तो आप कल कर लोगे, परसों कर लोगे, नहीं, ऑन इमीडिएटली बेसिस पे इसकी इफेक्ट यहां पे की जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आता है कुछ अदर इंपॉर्टेंट नोट्स। अदर इंपॉर्टेंट नोट्स यहां पे करेंगे तो ये आपका लास्ट टॉपिक हो जाएगा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट का, जो कि हम अगले 4 मिनट में इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे नोट डाउन कर लो और मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनता है। देखो अगर कोई भी कंपनी या कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कि क्लियरिंग यहां पे हाउसेस की तरह ऑपरेट करना चाहती है, तो क्या कहते हैं कि यहां पे क्या वो ऑपरेट कर सकते हैं कि नहीं? यस ऑफ कोर्स वो ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशन डाल दी गई कि जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक होगी ना, वो पब्लिक सेक्टर बैंक का उस पर्टिकुलर कंपनी में मोर देन 51% का इक्विटी कंट्रोल होगा।
यानी वो कंपनी एज अ सब्सिडरी अगर बनना चाहती है, सब्सिडरी बन के आप क्लियरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अदरवाइज कर ही नहीं सकते। इसके ऊपर में PYQ पूछा गया था और मुझे ऐसा लगता है कि आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट में इसके ऊपर में क्वेश्चन बनेंगे। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैव ऑथराइज्ड टू द कंपनी और कॉर्पोरेशन टू ऑपरेट एज अ एग्जिस्टिंग क्लियरिंग हाउसेज। आप ऑपरेट कर सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आपको 51% ऑफ द इक्विटी 51% ऑफ द इक्विटी आपके एग्जिस्टिंग क्लियरिंग हाउस में कौन होल्ड करेगा? पब्लिक सेक्टर बैंक यहां पे होल्ड करेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका यहां पे आ गया। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं तो सेक्शन 10A भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। सेक्शन 10A आपका क्या कहता है? सेक्शन 10A कहता है कि यहां पे अंडर सेक्शन 269 SU ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इस ट्रांजैक्शन सेक्शंस में क्या है सर? ये सेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर कोई भी ये जो सेक्शन कहता है ना, इस सेक्शन में 50 करोड़ या उससे ज्यादा की ट्रांजैक्शन अगर होती है तो इसमें ऑनलाइन तरीके से अगर कोई पेमेंट की जाती है दूसरे पार्टी को, तो उस टाइम पे पेमेंट पार्टिसिपेंट कोई भी चार्जेस नहीं लेगा, ना कोई बैंक कोई भी चार्जेस काटेगी। क्योंकि आप समझो ना, अगर 1% भी आपने 50 करोड़ का काट लिया तो 50 लाख का चार्जेस हो गया। तो स्पेसिफिकली 10A सेक्शन यह कहता है कि अगर ऐसी कोई पेमेंट जो सेक्शन 269 SU में की गई हो, यानी कोई भी एक ऐसी पेमेंट जिसपे परचेज सेल पे 50 करोड़ या उससे ज्यादा की वर्थ की ट्रांजैक्शन है और इलेक्ट्रॉनिक मोड में वो पेमेंट किया जा रहा है, तो बैंक और पेमेंट पार्टिसिपेंट एक भी चार्जेस यहां पे नहीं लेगी अंडर सेक्शन 10A। हमारे पास कहता है कि नो बैंक और सिस्टम प्रोवाइडर शैल इंपोज एनी चार्जेस, चाहे कोई पर्सन रिसीव कर रहा है या चार्जेस, या कोई यहां पे पर्सन कोई पेमेंट कर रहा है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू अंडर सेक्शन 269 SU ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो यहां पे आप कोई भी चार्ज इंपोज नहीं कर सकते। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। समझ में आया आपको? एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे बना सकती है इंस्टीट्यूट। तो ये स्पेसिफिक जो आपके पॉइंट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आज के सेशन में आपको क्या कराया, आज के सेशन में एक बार क्विक रिकैप कर लेते जो भी चीजें हमने की। हमने यहाँ पे सेक्शन 4 किया और हमने यहाँ पे कॉम्पोजिशन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट, रेगुलेटरी बोर्ड किया, हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किए, हमने यहाँ पे देखा पावर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू इशू द डायरेक्शन एंड मेक द पॉलिसीज ओवर हियर। अगर मैं बात करूं पेमेंट एंड सेटलमेंट रेगुलेटरी बोर्ड में, तो एक गवर्नर हमारे पास क्या होगा? चेयरपर्सन होगा। दूसरा हमारे पास जो वाइस गवर्नर होगा वो इंचार्ज यहां पे पेमेंट सेटलमेंट को होगा। एक ऑफिसर यहां पे नॉमिनेट किया जाएगा सेंट्रल बोर्ड से, और दो यहां पे हमारे पास क्या होंगे? दो ऐसे यहां पे हमारे पास ऑफिसर होंगे जो नॉमिनेट कौन करेगा? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, तो ये भी चीजें एक बार मैं आपको दिखा देता हूं क्योंकि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ ही सकता है। सॉरी, 2 नहीं 3% है, तो ये 3% आपको यहां पे कर सकते हैं। फिर ऑथराइजेशन की बात करूं तो सेक्शन 4 में आप ऑथराइजेशन ले लीजिए। ऑथराइजेशन लेने के अगेंस्ट में अगर अपील करना चाहते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कर सकते हो, तो 30 डेज में आप कर दो और जो भी डिसीजन आएगा वो फुल एंड फाइनल होगा। 3 महीने के अंदर में आपका डिसीजन कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। फिर सेक्शन 11 इस तरीके से आपको यहां पे समझना है कि आपको यहां पे कोई भी चेंज करना है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन लो, सिस्टम प्रोवाइडर को नोटिस दो 30 दिन के अंदर में, और कोई ऑब्जेक्शन है तो 2 हफ्ते में आपको यहां पे कम्युनिकेट कर देगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेक्शन 12 आपका यहां पे रिटर्न से रिलेटेड है कि कोई भी रिटर्न, कोई भी कॉल्स यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मंगा सकती है। सेक्शन 13 यहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन मंगा सकते हैं। सेक्शन 14 यहां पे ऑफिसर कोई भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वो आपके प्रीमाइसेस में एंटर कर सकती है। फिर हमने क्या सेक्शन 18 जो कि आपके पॉलिसी से रिलेटेड है। फिर हमने यहां पे क्या रेगुलेशन बनाने की पावर सेक्शन 38 में, लेकिन वो सारे रेगुलेशन हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने पड़ेंगे। और सेक्शन 17 कर रहा है कि सिस्टमैटिक रिस्क हुआ तो उसके लिए गाइडलाइंस यहां पे और डायरेक्शन दे सकते हो, वो डायरेक्शन बाइंडिंग होगा, उसको आपको विदाउट एनी डिले आपको फॉलो करना पड़ेगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने यहां पे किया कि एग्जिस्टिंग क्लियरिंग हाउसेस ऑपरेट करना चाहती है कोई भी इंस्टीट्यूशन और कोई भी कॉर्पोरेशन तो कर सकती है। इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक का 51% ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। और सेक्शन 10A के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो कोई भी अगर चार्जेस यहां पे इंपोज नहीं कर सकती कोई भी बैंक या सिस्टम प्रोवाइडर अगर पेमेंट अंडर सेक्शन 269 SU के अंदर में किया जा रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका आज का सेशन जो कि हमने 20 मिनट्स के अंदर में अमेजिंग तरीके से रिवाइज कर लिया। आप भी इसी तरीके से फ्लो चार्ट्स बनाइए अपने हैंड रिटन नोट्स बुक में, आप अपने सिंप्लीफाई आप क्विक नोट्स में बना सकते हो। तो ये फ्लो चार्ट जो होते हैं ना बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और ये सारी चीजें आपकी बहुत हेल्प करती है क्या चीजों को स्मूथली रिवाइज करने में। तो 20 मिनट्स में हमने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो आप भी इसी तरीके से रिवाइज कीजिए। ये सारी ईपीडीएफ नोट्स की आपको एक्सेस यहां पे दे दी जाएगी। सो डाउनलोड द एप्लीकेशन ऑफ
बोर्ड, अगर आप यूट्यूब एस्पिरेंट हो, अगर आप यहां पे यानी आप पेड एस्पिरेंट नहीं हो तो, और अगर आप पेड एस्पिरेंट हो तो कोर्सेस में आपको यहीं पे आपको ईपीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो उसको डाउनलोड कीजिए, प्रिंट कर लीजिए, क्योंकि आपके फ्लो चार्ट्स के थ्रू पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है। तो और क्या चाहिए आपको? अगर वीडियो अमेजिंग लगी तो आपको दिख रहा होगा थम्स अप बटन, दिख रहा है ना? हाँ सर दिख तो रहा है, क्या करना है उस पर लाइक करो एंड यहां पे अगर आप पेड एस्पिरेंट्स हो तो थम्स अप बटन आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड पे। इस थम्स अप बटन पे क्लिक करो और क्लिक करने के बाद अपनी वैल्यूएबल रेटिंग दे दो। आपका फीडबैक मेरे लिए मैटर करता है, तो डोंट फॉरगेट टू गिव योर वैल्यूएबल रेटिंग्स। तो रेटिंग देना ना भूलिएगा। अब मिलते हैं अगले सेशन में, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको यह सेशन कैसा लगा, क्या आपने एंजॉय किया? 20 मिनट्स के अंदर में पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो गया, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। अब मिलते हैं अगले सेशन में चैप्टर नंबर 12, लॉ रिलेटेड टू सिक्योरिटी द मोड्स ऑफ चार्ज पार्ट 1। बहुत इंटरेस्टिंग मॉर्गेज और उसके 6 टाइप्स अमेजिंग तरीके से समराइज कर लेंगे। तो अगर आपने सेशन सच में एंजॉय किया तो थम्स अप बटन में क्लिक करके अपना फीडबैक दीजिए, और अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो उसे लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच सेशन में बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच गाइस।